आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शैल को पाताली शैल कहा जाता है? आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, आग्नेय शैल। क्योंकि जब आग्नेय शैल तब बनते हैं जब मैग्मा ठंडी होकर क्रिस्टलीकृत हो जाती है, या तो वो पृथ्वी की सतह पर, ज्वालामुखियों पर, या जब पिघली हुई शैल अभी भी क्रस्ट के अंदर होती है। इसीलिए इन्हें पाताली शैल भी कहते हैं, जो सतह तक पहुँचे बिना धीरे धीरे ठंडी होती है। उनके पास बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं जो आमतौर पर माइक्रोस्कोप के बिना दिखाई देते हैं। इसी सतह को फेनेरिटिक बनावट के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में बांध और सूची 2 में उनके देशों से जुड़े हुए स्थान है। इसमें गुरी बांध जो है, गुरी बांध, यह आपका वेनेजुएला में है, वेनेजुएला के बोलीवर प्रांत में। तुकुरुई जो बांध है यह ब्राजील में है, और ब्राजील के एक स्थान है जिसका नाम है पारा, वहां है। फोर्ट पेक बांध जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ये आपका एक स्थान वहां पड़ता है जिसको मोन्टाना कहते हैं। ठीक है। और सयानो सुसेस्काया बांध जो है ये रूस में है, और यह रूस के साइनोगोस्क में है। और एक और बांध प्रसिद्ध है जिसे ओरविले बांध कहते हैं, यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ज्वार आवृत्ति पर आधारित है? अर्धदैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार, बृहद ज्वार या फिर निम्न ज्वार। कूट के आधार पर इनको चयनित करना है, कूट के आधार पर चयनित करना है। 3 और 4, 1 और 3, सॉरी 1 और 2, केवल 1, या फिर 1, 2, 3, 4। तो इसका कौन सा जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 2। क्योंकि समुद्र तल का दिन में एक या दो बार होने वाला जो उतार चढ़ाव है, जो मुख्य रूप से सूर्य चंद्रमा के आकर्षण के कारण होते उसे ज्वार कहते हैं। और आवृत्ति पर आधारित ज्वार जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अर्ध दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। ठीक है। क्योंकि अर्ध दैनिक ज्वार जो होते हैं वो सबसे आम ज्वारी पैटर्न में हर दिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। लगातार उच्च या निम्न ज्वार लगभग एक ही ऊंचाई के होते हैं। जबकि मिश्रित ज्वार जो होते हैं ये ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार को मिश्रित ज्वार के रूप में जाना जाता है। ये ज्वार आमतौर पर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के कई द्वीपों में आते हैं, इसीलिए इसका जो है आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है, 1 और 2। अगला प्रश्न है, आर्द्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है? आर्द्रता के संदर्भ में कि वायु में जलवाष्प को धारण करने की क्षमता पूरी तरह से निरपेक्ष आर्द्रता के तापमान पर निर्भर करती है, और सापेक्ष आर्द्रता महाद्वीपों पर अधिक और महासागरों पर सबसे कम होती है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों, केवल एक, ना तो एक ना ही दो, या फिर केवल 2। तो इसका कौन सा जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला कथन ही सही है, दूसरा कथन गलत है। क्योंकि पूर्ण आर्द्रता जो है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को ही पूर्ण आर्द्रता कहते हैं। यह वायु की प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का भार है, और इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त करते हैं। वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता पूरी तरह से उसके तापमान पर निर्भर करती है, इसलिए पहला कथन सही है। और यह पृथ्वी की सतह पर हर स्थान पर यह अलग अलग होता है। अगर हम सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो यह निश्चित तापमान पर वायुमंडल में उपस्थित नमी का प्रतिशत इसकी पूरी क्षमता की तुलना में
सापेक्ष आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। और वायु के तापमान में परिवर्तन के साथ नमी को बनाए रखने की क्षमता बढ़ जाती है या घट जाती है, तो इसे सापेक्ष आर्द्रता इससे प्रभावित होती है। और यह महासागर पर अधिक और महाद्वीपों पर सबसे कम होती है, इसलिए दूसरा कथन जो है सही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेघ के संबंध में सत्य नहीं है? पहला है, पच्छाद मेघ हमेशा सफेद रंग के होते हैं और वर्षा मेघ आमतौर पर बहुत अधिक ऊंचाई पर बनते हैं जहां नमी बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। स्तरीय मेघ अलग अलग तापमान वाले द्रव्यमानों के मिश्रण के कारण बनते हैं, या फिर ए और सी दोनों। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि मेघ के संबंध में यही सत्य नहीं है। ठीक है, मेघ जो है, जो मेघ सूक्ष्म जल की बूंदों या बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है जो मुक्त वायु में काफी ऊंचाई पर जलवाष्प के संग्रहण से बनता है। मेघ के प्रकार जो है उसमें कई आते हैं, जैसे पच्छाद मेघ, ये बहुत ऊंचाई पर 8,000 से 12,000 मीटर बनते हैं। ये पतले और पृथक मेघ होते हैं जो पंख जैसे दिखते हैं और ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। कपासी मेघ जो होते हैं रुई के समान दिखते हैं, वह आमतौर पर 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई बनते हैं और इन्हें पैच में उपस्थित होते हैं, मतलब यहाँ वहां बिखरे होते हैं। इनका आधार जो होता है सपाट होता है। स्तरीय मेघ है, ये परतदार मेघ होते हैं जो आकाश के बड़े हिस्से को कवर करते हैं। ये मेघ आमतौर पर या तो ताप में कमी या अलग अलग तापमान वाले वायु द्रव्यमानों के मिश्रण के कारण बनते हैं। और वर्षा मेघ जो होते हैं, ये मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तर पर पृथ्वी की सतह के बहुत नजदीक होते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बेहद घने और पारदर्शी होते हैं। कभी कभी मेघ इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि वह सतह को छूते हुए लगते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन जैसे होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन इसलिए सही है। अगला प्रश्न है, पिंड शिला और खड़िया किसके उदाहरण हैं? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतित शैल, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अवसादी शैल। अगला प्रश्न है कि अरोरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कि यह पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र वायुमंडल के साथ सूर्य के से आवेशित कणों की परस्पर क्रिया के कारण होती है। ये घटनाएं केवल उत्तरी गोलार्ध में होती हैं और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाई जाती हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन ही सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि अरोरा जो है ये चमकदार परिघटना है जो उत्तरी ध्रुवों पर अरोरा बोरियलिस कहते हैं और दक्षिण ध्रुवों पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, के नजदीक ये अरोरा देखे जाते हैं, मतलब ध्रुवों के नजदीक जो है ये देखे जाते हैं। इसलिए दूसरा जो कथन है वो गलत है। अरोरा जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के गैस के कणों से मिलकर बनते हैं। इन कणों के वायुमंडल से टकराने से प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि को पार करने से पूर्व या पश्चिम की यात्रा करने वाले व्यक्ति की तिथि और समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तिथि समान रहती है परंतु समय 12 घंटे बदल जाता है। समय 12 घंटे बदल जाता है। पूर्व की ओर यात्रा करने पर आपको एक दिन मिलता है, पश्चिम की ओर यात्रा करने पर आपको एक दिन कम मिलता है। पश्चिम की ओर यात्रा करने पर आपको एक दिन मिलता है, पूर्व की ओर यात्रा करने पर आपको एक दिन कम मिल लगता है। और डी ऑप्शन, तिथि और समय दोनों अपरिवर्तन रहते हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? कीनिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और युगांडा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तंजानिया।
सेरेंगेटी नेशनल पार्क उत्तरी तंजानिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। पार्क की स्थापना 1951 में हुई थी और यह पूर्वी मारा क्षेत्र और पूर्वी सिमियू क्षेत्र में स्थित है। यह मैदान पशुओं के विशाल झुंडों के जाना जाता है। इसमें जेब्रा मुख्य रूप से है और यह अफ्रीका का एकमात्र स्थान है जहां पर अभी भी विशाल भूमि पशु प्रवास होता है। यह पार्क एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आकर्षण के जो 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? स्थित नहीं है। केप यार्ड प्रायद्वीप, कोबर्ग प्रायद्वीप, उंगावा प्रायद्वीप या फिर तस्मान प्रायद्वीप। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उंगावा प्रायद्वीप। क्योंकि उंगावा जो है कनाडा के उत्तरी क्यूबेक प्रांत का एक हिस्सा है जो हडसन जल भूमध्य और उंगावा खाड़ी, लेब्राडोर सागर, ईस्टमैन नदी और हडसन खाड़ी से घिरा हुआ है। केप यार्ड प्रायद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे उत्तरी छोर है जो कारपेंटिया की खाड़ी और कोरल सागर के बीच टॉरस जलभूमध्य में फैला हुआ है। कोबर्ग प्रायद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी छोर पे है और तस्मान प्रायद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया में एक प्रायद्वीप है जो उत्तर में फॉरेस्टर प्रायद्वीप और ईगल हाक नेक के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, उपभू क्या है? जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के सबसे निकट होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के सबसे निकट होती है। महीने में एक बार चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उसे उपभू कहते हैं और असामान्य रूप से उच्च और निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के सबसे निकट होती है, यही कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कि यह कम दाब की पट्टी है जो आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास परिक्रमा करती है और उस अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थित मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है क्योंकि यह सूर्य का अनुसरण करती है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की मृदा है? एंटीसोल, मॉलिसोल, अल्टीसोल या फिर एर्डिसोल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एर्डिसोल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो सागर लाप्टेव सागर से जुड़े हुए हैं? काला सागर और पूर्व साइबेरियन सागर, बैरेंट्स सागर और बेरिंग सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, काला सागर। काला सागर और कार्बन सागर, साइबेरियन सागर, क्योंकि लाप्टेव सागर उत्तरी साइबेरिया के तट पर आर्कटिक महासागर का सीमांत सागर है जो पश्चिम में तैमीर प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। यह पश्चिम में काला सागर से, पूर्व में साइबेरियन सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरावा जनजात निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? पोर्टो ऑस्ट्रलाइड्स, मंगोलियाइड्स, निग्रोटो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, निग्रेटो। क्योंकि निग्रेटो के समूह जो हैं उनकी विशेषता है गहरे रंग की त्वचा होती है, गोल सिर होते हैं, चौड़ी नाक होती है और घुंघराले बाल होते हैं। ये विशेषताएं केरल की कादर, लिटिल अंडमान की ओग और अंडमान द्वीप समूह की जारवा जनजातियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, देश और उनकी नदी। ठीक है, कि चीन, यूरोप, रूस और रवांडा। तो इसका सही जो आंसर है
वो आपका है एलो नदी। एलो नदी जो है, सॉरी चीन में जो है एलो नदी। यूरोप में डेन्यूब नदी, रूस में कोलिमा नदी, रवांडा में रुकारा नदी। अगर एलो नदी की बात की जाए तो यह उत्तरी चीन, पूर्वी मध्य पूर्वी एशिया की प्रमुख नदी है। एलो नदी को ही अक्सर चीनी सभ्यता का पालना कहा जाता है। डेन्यूब नदी यूरोप की नदी है और यह ओल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है और यह अपने मार्ग में 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमन, मोल्डोवा और यूक्रेन से होकर गुजरती है। अगर कोलिमा नदी की बात करें तो कोलिमा नदी पूर्वोत्तर साइबेरिया की एक नदी है जो कोलिमा पर्वत से निकलती है। अगर रुकारा नदी की बात करें, रुकरारा नदी या लुकरारा नदी, यह पश्चिमी रवांडा की एक नदी है जो मवेगी नदी की सहायक नदी है, जो बदले में न्याबरोगो नदी की सहायक नदी है। यह नील नदी का सबसे दूर का उद्गम स्थल है। नील नदी का सबसे दूरस्थ उद्गम स्थल है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्षा को राहत वर्षा के रूप में जाना जाता है? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, वाताग्रीय वर्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पर्वतीय वर्षा। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एक प्रकार की वर्षा है जब यह तब होती है जब वायु का पर्वत श्रृंखला पर आरोहण होता है, चढ़ती है, और जब ठंडी हो जाती है तो वर्षा होती है। ऐसा इसलिए कि जैसे जैसे वायु पर्वत श्रृंखला के सहारे चढ़ती है और ऊपर उठने और प्रश्न पर यह ठंडी हो जाती है, जिससे नमी संग्रहित होती है और बादल का निर्माण होता है, इसलिए इसे राहत भरी बारिश भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महासागरों का सबसे गंभीर भाग है? महासागरीय ढाल, महासागरीय गर्त, महाद्वीपीय शेल्फ या गंभीर सागरीय मैदान। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, महासागरीय गर्त। बी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, आइसलैंड उदाहरण है समुद्री टीला का, सबसे सपाट जलमग्न कैनियन का, निमग्न द्वीप का या मध्य महासागरीय कटक का। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मध्य महासागरीय कटक का। मतलब डी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत 1912 में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन है अल्फ्रेड वेगनर, जेम्स जीन्स, ओ स्मिथ या एडविन हब्बल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अल्फ्रेड वेगनर। अगला प्रश्न है, किस नदी को अफ्रीकी नदियों का जनक कहते हैं? जाम्बेजी, कांगो, उल्टा या फिर नील। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, नील नदी, क्योंकि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसे अफ्रीकी नदियों का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर पनामा स्थल संधि किन दो जल निकायों को अलग करती है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। कि पनामा जल स्थल संधि का स्थल जुड़ाव जो कोस्टारिका और कोलंबिया की सीमाओं को जोड़ता है, यह पूर्व से पश्चिम तक लगभग 640 किलोमीटर तक विस्तृत है। स्थल संधि भूमि की संकीर्ण पट्टी है जो दो बड़े भूमि स्थल को जोड़ती है, अन्यथा जल निकायों के द्वारा अलग हो जाती है। यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है और कैरेबियन सागर को पनामा की खाड़ी से यानी प्रशांत महासागर से अलग करता है। अगला प्रश्न है, जाग्रोस का पठार कहाँ है? सऊदी अरब, इराक, मिस्र या फिर ईरान। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ईरान। जाग्रोस का पठार जो है ईरान में है। जाग्रोस पर्वत जो है दक्षिण पश्चिमी ईरान में स्थित है, जो पूर्वी तुर्की और उत्तरी इराक से लेकर होर्मुज जलडमरूमर्ग तक फैली है। जाग्रोस पर्वत लगभग 1600 किलोमीटर लंबी और 240 किलोमीटर चौड़ी है। यह ईरानी पठार की पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है
ठीक है, पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, यह आखिरी प्रश्न है कि अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर जो है यह मध्य एशिया की खारे जल की झील है। अरल सागर मध्य एशिया में कजाकिस्तान के दक्षिणी भाग और उत्तरी उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। इसे खिलाने वाली दो नदियां अमू दरिया और शीर दरिया नदियां हैं, जो दक्षिण उत्तर से होकर सागर तक पहुंचती हैं। तो ये थे हमारा आज का प्रश्न।